जय हिंद। अब हम चर्चा करने वाले हैं भारत में चुनाव जो प्रक्रिया है, भारत में जो चुनाव है उनको लेकर के अपनी बातचीत होनी है। इससे पहले हमने भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसको लेकर के बातचीत कर ली है। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने का काम करता है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाने का काम करता है, आदि आदि से तमाम बातें अपन पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में अपन भारत में जो चुनाव है इसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। देखिएगा टू द पॉइंट अपनी क्लास होती है, आवश्यक बातें अपन शामिल करते नहीं है, आपको बताइए। तो यहाँ पर बात करें भारत में चुनाव में, फिर चुनाव करवाने का काम किसका है? पहला काम तो है कि चुनाव करवाएगा कौन? आपका उत्तर बनेगा सर चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का है। चुनाव करवाने का काम किसका? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ये किसके चुनाव करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ये राज्य में चुनाव करवाता है पंचायती राज के। ये किसके चुनाव करवाता है? तो आपका उत्तर बनेगा पंचायती राज के और नगरीय स्वशासन संस्थाओं, नगरीय स्वशासन संस्थाओं, इनके चुनाव करवाने का काम कौन करता है? तो आपका उत्तर बनेगा ये राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है। जबकि हम बात करें कि केंद्र निर्वाचन आयोग, यानी आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है, बिल्कुल चुनाव करवाता है। ये कौन कौन से चुनाव करवाने के काम करता है? तो आप क्या कहेंगे? केंद्र निर्वाचन आयोग जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है। अगर आपसे कहा जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है। इसके बाद आपसे कहा जाए कि आपके विधानसभा के चुनाव, सॉरी लोकसभा के चुनाव यही करवाता है। लोकसभा चुनाव के बाद आपसे कहा जाए कि राज्यसभा के चुनाव यही करवाता है। राज्यसभा के बाद में आपसे कहा जाए विधानसभा के चुनाव यही करवाता है। आपसे कहा जाए विधान परिषद के चुनाव यही करवाता है। ये चुनाव कौन करवाता है? अब ये विधानसभा और विधान परिषद देखिए आप थोड़ा सा चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें राज्य की बात चल रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, नहीं, ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवा के केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहाँ ये सारे चुनाव ये करवा रहे हैं। अब चुनाव तो होते रहेंगे, निर्वाचन आयोग करवाता रहेगा, लेकिन चुनाव में सुधार करने के लिए ध्यान देना। आपसे कहूं चुनाव सुधार संबंधित कमेटी, दो चार कमेटी बता देता हूं, याद रखना। एक कमेटी बनी थी 1974 में, नाम था जयप्रकाश नारायण समिति। कौन सी? जयप्रकाश नारायण समिति। चुनाव तब से लेकर अब तक, यानी 1952 में पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए। विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं, कहीं 12वीं तो कहीं 15वीं तो कहीं 16वीं तो कहीं 18वीं कहीं 14वीं। लेकिन अगर अपन देश की बात करें तो 17वीं लोकसभा तक के चुनाव हो चुके हैं, 18वीं के भी होने। ध्यान देना, जयप्रकाश नारायण समिति 1974 में बनी। इसके बाद में एक समिति जो बड़ी महत्वपूर्ण है, दिनेश 1974 में तारकुंडे समिति भी बनी थी। निर्वाचन आयोग जब पढ़ रहे थे अपन जिक्र किया था इसका, तारकुंडे समिति ये कब बनती है? आप कहेंगे 1974 में। इसके बाद फिर बात की जाए तो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति ये कब बनती है? आपका उत्तर आएगा 1990 में। और इसकी जो रिपोर्ट लागू होती है ये होती है 1970। उसके बाद में एक वर्मा समिति बनती है, ये 2013। समितियां और भी बनी है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण समितियां बताई और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछे जाने के लिहाज से। दिनेश गोस्वामी समिति कब बनती है? 1990 में। और लागू कब होती है इसकी रिपोर्ट? 1970। अब दिनेश गोस्वामी समिति ने भारत में चुनाव से संबंधित जो बातें की अब वो कौन कौन सी इनको जान। नंबर एक बात आप कह सकते हैं, पहले आप लिखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति की कुछ सिफारिश है। मैं दिनेश गोस्वामी समिति ने कौन कौन सी सिफारिश है बताई। नंबर एक की समिति ने कहा कि मतदान ईवीएम द्वारा करवाया जाए। मतदान किसके द्वारा करवाया जाए? ईवीएम के द्वारा करवाया जाए। ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब ये ईवीएम द्वारा चुनाव करवाया जाए, चलो ठीक बात है। दूसरा इन्होंने कहा इस समिति ने कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र, तो आज अपन देखते हैं पहचान पत्र जारी किए जाए। एक और रिपोर्ट कही, पहले होता था, आजकल भी होता है बहुत सारे क्षेत्रों में, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है। बूथ कैप्चर का मतलब भाई जहां चुनाव हो रहा है वहां पर मतलब जबरदस्ती अधिकारियों को पकड़ के दनादन वोटिंग हो जाए। आप जब सिस्टम में आएंगे, कर्मचारी बन जाए तो आपकी भी निर्वाचन आयोग ड्यूटी लगाएगा, क्योंकि पूरे जिले का मालिक जिला कलेक्टर होता है और जिला कलेक्टर चुनाव के समय में किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी लगा सकता है। भले मर्जी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, भले मर्जी आप अदर है तो भी लग सकती है, उस हिसाब से आपको कार्य सौंप दीजिए। तो फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाए। इसके बाद में बूथ कैप्चर होने की स्थिति में, बूथ कैप्चर होने की स्थिति में दोबारा मतदान हो। इसके बाद कहा कि सीटों का आरक्षण, आपने देखा होगा, जैसे मैं समझाऊं तो चुनाव होते हैं अपने सरपंच वगैरह के, तो सीटें रोटेशन से घूमती रहती हैं। इस बार ओबीसी की सीट आई, इस बार एससी की आई, इस बार एसटी की आई, आदि आदि। तो सीटों का वो चक्र के अनुसार रोटेशन होता रहता है। सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से। इसके बाद में एक सिफारिश की कि रिक्त सीट पर 6 माह में चुनाव करवाई जाए, यानी जो भी सीट रिक्त होती है उसके ऊपर 6 माह में कम से कम आप चुनाव करवाएं। और ये आप जानते हैं कि चाहे मृत्यु के कारण हो, त्यागपत्र के कारण हो, किसी भी कारण से अगर सीट रिक्त होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाता है। और इस चुनाव में चुना गया व्यक्ति वो पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, वो होता है शेष कार्यकाल के लिए। किसके लिए? शेष कार्यकाल। इसके बाद में इस कमेटी ने सिफारिश की कि लोकसभा व विधानसभा उम्मीदवार हेतु आयु 21 वर्ष जो कि 25 वर्ष है अभी, तथा राज्यसभा व विधान सॉरी हाँ सही है, सही। राज्यसभा व विधान परिषद हेतु 25 वर्ष की, ये लागू है नहीं, परिषद हेतु 25 वर्ष लागू की, 25 वर्ष की। एक सिफारिश ये थी, एक व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, यानी एक व्यक्ति है ये 2 से ज्यादा सीटों पर क्या नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे चुनाव नहीं लड़ सकता। इतना छोटी सी बात आपको याद रखनी है, एक एक नंबर से चलना सीरियल से।
मतदान किसके द्वारा करवाया जाए? ईवीएम के द्वारा करवाया जाए। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी करवाया जाए। बूथ कैप्चर होने की स्थिति में दोबारा मतदान हो, सीटों का आरक्षण चक्र के अनुसार हो, रिक्त सीट पर 6 माह में चुनाव करवाया जाए। हालांकि लोकसभा में, विधानसभा में यह चक्र कुछ नहीं होता, सीटों का जो आरक्षण है वो सीधा है। एससी के लिए इतनी सीटें, ये सीटें आरक्षित है, एससी के लिए ये सीटें आरक्षित है, वही रहती है। हाँ, पंचायतों में जरूर देखते हैं, लेकिन ये अपन ऑल ओवर दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश से चुनाव आयोग को दी गई थी। लोकसभा विधानसभा में किया जाए ये है नहीं हालांकि वर्तमान में, और एक व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, ऐसा सिस्टम है। 2 सीटों तक ही चुनाव लड़ते हैं, जैसे मोदी जी ने 2 से लड़ा, राहुल गांधी ने 2 से लड़ा, आदि आदि। तो 2 से ही लड़ा जाता है कि एक से आ जाए तो दूसरे से जीत जाए, ये इनकी सिफारिश है। इसके बाद में आप कह सकते हैं कि मैंने कहा ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक वोटिंग, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। अगर आपसे कहा जाए इसके जनक कौन? एम हनी को ईवीएम का जनक कहा जाता है। शुरुआत केरल के विधानसभा से है ना, लिखिएगा प्रयोग केरल विधानसभा में। केरल विधानसभा का चुनाव था, वहां पे इसका प्रयोग होता है। लेकिन उसके बाद प्रश्न बनेगा आपका कि ईवीएम का गोवा विधानसभा चुनाव में विस्तृत स्तर पर, गोवा विधानसभा चुनाव में केरल में, यार थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कौन सी सन है, 1984 है 87 है, 1 मिनट में देख के बताता हूं। सॉरी असुविधा के लिए, लेकिन भूल गए, अब क्या करता हूं, अभ्यास में कई बार चीजें नहीं होती। तो ईवीएम 1982 में परूर विधानसभा क्षेत्र में, 1982 परूर विधानसभा क्षेत्र आप लिख सकते हैं। प्रयोग केरल विधानसभा चुनाव में 1982 परूर विधानसभा क्षेत्र। अब आप कहेंगे कि गोवा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? गोवा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1999 में विस्तृत स्तर पर प्रयोग। इसके बाद में 14वीं लोकसभा के चुनाव में बोले तो 2004 में ईवीएम का प्रयोग। आपने अगर पिछली बार वोट दिया होगा पिछले चुनाव में, तो आपने एक मशीन और लगी हुई देखी होगी जिसे कहते हैं वीवीपैट। यानी जस्ट आपने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही एक बॉक्स साथ लगा हुआ था, बीप की आवाज आती, उसमें आपको पर्ची दिखी, क्रम संख्या, प्रत्याशी कौन, उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह। 7 सेकंड तक आपको पर्ची दिखी और उसके बाद वो पर्ची नीचे बॉक्स में गिरी। ये था वीवीपैट। ये क्यों किया गया प्रयुक्त? ये इसलिए किया गया ताकि मतदाता को ये लगे कि हाँ मैंने जो वोट दिया वो सही जगह दिया। अब जब गड़बड़ी की आशंका हो तो पर्चियों को, उस मशीन को, दोनों को मैच किया जा सकता। चुनाव करवाने में डर भी है, खतरा भी है, आनंद भी, क्योंकि हमने करवाए हैं, थोड़ा सा पता। जैसे ही ज्वाइनिंग हुई सितंबर 18 में, उसके बाद चुनाव आगे विधानसभा के राजस्थान में चुनाव करवाए, फिर लोकसभा के चुनाव आगे, फिर सरपंचों के चुनाव आगे, फिर पंचायत समिति के, जिला परिषद के, तो सारे चुनाव करवाने का मौका मिल गया है। और जब आप बनेंगे तो आपको भी चुनाव करवाने पड़ सकता है। वीवीपैट में लिखिएगा इसकी फुल फॉर्म, वोटर वोटर वेरीफाई, वोटर वेरीफाई, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है, 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है। अब 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती तो क्या होता है इस पर्ची में? इसमें उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह होता है, ताकि मतदाता को लगे कि हाँ सही है, मेरा वोट सही जगह। फिर एक और आपने देखा होगा नोटा में, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं आपको कोई भी पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इनमें से कोई पसंद नहीं, ठीक है? आप क्या कहेंगे? मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं, तो आप कह सकते हैं नोटा में नन ऑफ द अब, यानी इनमें से कोई नहीं, ये है नोटा। क्या करना है? नन ऑफ द। 4 कैंडिडेट है, 5 है, 6 है, 7 है, एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवार हो सकता है। एक ईवीएम जो मशीन होती है, जो आपके सामने एक मशीन होती है, उसमें अधिकतम कितने उम्मीदवार होते हैं? 16, ऐसे करके। और जो सबसे लास्ट में होता है नोटा। अगर 4 है तो 5वें नंबर पे नोटा आ जाएगा, 6 है तो 7वें नंबर पे आ जाएगा, अधिकतम एक में 16 हो सकता है। कई बार होता है कि प्रत्याशियों की संख्या बढ़ जाती है, तब क्या करेंगे? तब यहां पर 2 ईवीएम मशीन रखी जाएंगी और इन दोनों को रख के यहां इनमें से वोट देंगे। जैसे मान लो 19 है, एक में तो 16 आ सकता है, तो दूसरी तैयार करता है निर्वाचन आयोग, और वो वहां पर 2 रखी जाती है, और दोनों में से आप जो भी आप 16वें नंबर पे, 17वें पे, 18वें पे जहां भी देना चाहते हैं वहां दे सकते हैं। तो यहां नोटा में लिखिएगा नन ऑफ द। लोकसभा चुनाव 2014 से प्रयुक्त। हालांकि नोटा सबसे पहले सर्वप्रथम 2013 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, उसके बाद में विस्तृत स्तर पर लोकसभा चुनाव जो 2014 हुए, वहां से इसको काम में लिया जाने लग गया। इसके बाद आप कहेंगे सर नोट लगा दीजिएगा, एक ईवीएम मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम होते हैं, हो सकते हैं नोटा सहित। नोटा सबके अंत में होता है, यानी सारे नाम पढ़ लेगा अगला बंदा, फिर देखेगा यार नहीं कोई भी काम का नहीं है, तो फिर मुझे किसी को वोट नहीं दे। एक सिस्टम है चुनाव से जुड़ा हुआ, राइट टू रिकॉल, यानी चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुला। ये हालांकि भारत में इतना ज्यादा प्रचलन में, हाल नगर निकाय में इसका राजस्थान में भी एक बार चर्चा हुई, लेकिन ज्यादा साथी प्रचलन में है। राइट टू रिकॉल में लिखना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों
निधियों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुला। इसके बाद में कार्यक्रम आता है स्वीप कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम ये क्या है? एस मतलब सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित। इंग्लिश में तो अंग्रेज हुई, आप खरीदोगे। वी का मतलब वोटर, सुव्यवस्थित। मतदाता, ई का मतलब एजुकेशन, शिक्षा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्शन, शिक्षा एवं निर्वाचन। और पी का मतलब पार्टिसिपेंट, सहभागिता, सहभागिता कार्य। यानी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन शिक्षा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं इलेक्ट्रॉन सहभागिता को क्या पार्टिसिपेशन। ये प्रोग्राम है स्वीप कार्यक्रम। क्यों चलाया गया? ये इसलिए चलाया गया ताकि जो मतदाता है उनमें थोड़ी जागरूकता है। दो टाइप के कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। एक होता है सूचित मतदान। सूचित मतदान इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान, मतलब लोग बिना किसी डर के भय के मतदान करें, निष्पक्ष करें, नीतिपरक ढंग से करें, साफ सुथरा मतदान। और एक होता है सूचित मतदान, दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है जागरूकता के साथ मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। ये दोनों ही स्वीप कार्यक्रम के तहत है। एक होता है सूचित मतदान, सूचित मतदान, ये निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और ये वाला है जागरूकता के साथ मतदान। चले आगे। तो ये स्वीप वाला ध्यान रखना, हिंदी में लिखा दिया, इंग्लिश में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम ही। मतलब जो अपने वोटर है, इलेक्टर्स हैं, इनको क्या करना, इनको जागरूक करना थोड़ा, और इनको वोटिंग के लिए प्रेरित करना। इसके बाद में जैसे आगे चले अपन, तो अपने पास आता है कि चुनाव करवाने के लिए, चुनाव करवाने हेतु जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? तो आप कहेंगे जिला कलेक्टर होता है, ठीक बात। अब जिला कलेक्टर क्या करता है? मतदान दलों का गठन करता है। जिला कलेक्टर मतदान दलों का गठन करता है। मतदान दल का मतलब कौन कौन होंगे इसमें? मतदान दल में एक होता है पीठासीन अधिकारी, लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह जो होता है पीठासीन अधिकारी का। इसके बाद में होता है प्रथम मतदान अधिकारी, इसके बाद में होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, इसके बाद होता है तृतीय मतदान अधिकारी। क्वेश्चन आया था, रीट में क्वेश्चन आया था कि मतदाता के अंगुली पे सही लगाने का कार्य कौन से मतदान अधिकारी का होता है? पीठासीन अधिकारी, ये पूरे बूथ का नियंत्रण इसी के पास होता है। प्रथम मतदान अधिकारी ये क्या करता है? ये मतदाता का नाम, मतदाता का नाम जांच करता है, ये सही है, और जो वोटर सूची होती है उससे मिलान करता है, मतदाता सूची से मिलान। आपने देखा होगा जब भी आप चुनाव वगैरह में जाते हैं, जैसे आप गेट पे एंट्री करेंगे, ये भाई साहब बैठे रहते हैं, ये नाम बोलेंगे, जो भी नाम बोलना होता है, फलाना नाम, ढिमका नाम। एजेंट बैठे होते हैं पार्टियों के अलग अलग, जो उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से एक एजेंट होता है। अब वो कहता है हाँ जैसे ही ओके, पहचान सुनिश्चित हुई, राधेश्याम आया है वोट देने के लिए, राधेश्याम आ गए। अब जैसे ये यहां से यहां आता है, जैसे यहां आएगा, ये वाले भाई साहब क्या करेंगे, ये वाले भाई साहब इसको ओके कर देंगे, ओके करते यहां आएगा, यहां के काम क्या होता है? रजिस्टर में हस्ताक्षर, और साथ के अंदर मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही, अमिट स्याही जिसे कहते हैं, वो लगा देते हैं। यहां के बाद में यहां जाता है, और यहां जाने के बाद में क्या होता है? ये ईवीएम का मतलब, ईवीएम को मत देने के लिए तैयार, ईवीएम मशीन में बटन दबाता है कि आप वोट डाल सकते हैं, और फिर जाके मतदाता जाता है वोट डाल। यानी इनके पास ईवीएम वाली मशीन होती है, मतदाता को मतदान करता है, लेकिन साथ में कितनी सी मशीन होती है छोटी सी, वो जाके दबाएंगे भाई साहब, ये फिर मशीन ओके रेडी है, मशीन में जाके मतदाता वोट डालेगा, इधर बीप की आवाज आएगी, वोट पड़ जाएगा। ये सही लगाने का काम द्वितीय मतदान अधिकारी का होता है। और मुझे लगभग जितने भी चुनाव में, क्योंकि पहले 33 रहे था, स्कूल में बनने के बाद चुनाव करवाई नहीं, तो यही मिला करता था। पीओ सेकंड कहते हैं, ये पीओ फर्स्ट होते हैं, ये पीओ सेकंड, ये पीओ थर्ड, और अब तो फिर पीठासीन अधिकारी बनाई देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मतदान दल। और अगर विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो वो सारा का सारा फिर जिला स्तर पर जाके काउंटिंग होती है वो। लेकिन अगर सरपंच वगैरह का चुनाव है तो आरू भी लगाया जाता है, पूरे जितना भी मतलब मान लो कि स्कूल के अंदर 5 बूथ है, 5 का एक आरू लगाया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर वो क्या करता है, फिर वो उन सबकी शाम को गणना करके रिजल्ट सुना देगा, ठीक है। इसके बाद में आप कह सकते हैं एक उड़ा है, इसका नाम है सी विजिल एक्ट। सी विजिल एक्ट ये कि मतदान में हुई अनियमितताओं की शिकायत करें, मतदान में हुई अनियमितताओं शिकायत, ठीक है। अब अपन कुछ एक चुनाव के बारे में कुछ एक चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूं प्रथम आम चुनाव ये कब हुए थे? भारत में पहले पहले चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में,
और जो पहली पहली लोकसभा बनी उसमें किसे कितनी सीटें मिली? ये आप जानते हैं कि 5वीं लोकसभा तक कांग्रेस ही राज कर रही थी। कांग्रेस को 364 सीटें मिलती, जनसंघ था उसे भी 3 सीटें मिलती, इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसे भी 16 सीटें मिलती, इसके बाद में एक किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसे तो वो सारा का सारा फिर जिला स्तर पे जाके काउंटिंग होती है वो। लेकिन अगर सरपंच वगैरह का चुनाव है तो आरओ भी लगाया जाता है पूरे जितना भी मतलब मान लो कि एक स्कूल के अंदर 5 बूथ है, 5 का एक आरओ लगाया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर वो क्या करता है फिर वो उन सबकी सबको गणना करके रिजल्ट सुना देता है। ठीक है, इसके बाद में आप कह सकते हैं एक हो रहा है जिसका नाम है सी विजिल एक्ट। सी विजिल एक्ट ये कि मतदान में हुई अनियमितताओं की शिकायत पर, मतदान में हुई अनियमितताओं शिकायत। ठीक है, अब अपन कुछ एक चुनाव के बारे में कुछ एक चर्चा कर लेता है। मैं आपसे पूछूं प्रथम आम चुनाव ये कब हुए थे? भारत में पहले पहले चुनाव कब हुए थे? 1951 में। और जो पहली पहली लोकसभा बनी उसमें किसे कितनी सीटें मिली? ये आप जानते हैं कि 5वीं लोकसभा तक कांग्रेस ही राज कर रही थी। कांग्रेस को 364 सीटें मिलती, जनसंघ था उसे भी 3 सीटें मिलती, इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसे भी 16 सीटें मिलती, इसके बाद में एक किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसे भी 9 सीटें मिलती। चलो मिल गई, एक और लिख लो सोशलिस्ट पार्टी, इसे मिलती है महाराष्ट्र। लेकिन सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनती। इसके बाद में हुए दूसरे चुनाव, द्वितीय लोकसभा के चुनाव 52 में तो ये होंगे 57 में। और यहां पर भी बड़ा दल कौन सा उभर कर आता है? कांग्रेस 373 सीट। फिर हुए तृतीय लोकसभा चुनाव, आपसे पूछा जाए कि तीसरे लोकसभा चुनाव कब हुए तो आप कहेंगे 1962। और 1962 में अगर बात करें तो आप कहेंगे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। और कितनी सीटें तो आप कहेंगे 361। फिर बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। उसके बाद में आप कहेंगे चतुर्थ लोकसभा चुनाव, ये कब संपन्न हुए? 1962 तो 1967। और यहां भी बड़ा दल कांग्रेस ही रहता है। और अब की बात सीटें घटती 283, लेकिन सरकार कांग्रेस की। ये तो आप जानते हैं कि पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। अपने पीएम पढ़ा था कि नेहरू, लाल बहादुर, गोविंद गुलजार, इंदिरा गांधी, सी चौधरी, इंदिरा की सरकार जो गिरा सारा का। इसके बाद में आप कहेंगे 5वीं लोकसभा की कब होनी चाहिए? 67 के बाद में 72 में होनी चाहिए, लेकिन 1971 में होता है। तो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है प्रथम बार मध्यावधि चुनाव 1971, लिखिएगा नोट लगा। प्रथम बार मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए, यानी पूरी 5 साल लोकसभा नहीं चली। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 352। इसके बाद में होता है छठी लोकसभा की। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है इमरजेंसी के कारण बढ़ा दिया गया, तो सबसे लंबा कार्यकाल 5वीं लोकसभा का रहा है। और 1973 होना चाहिए, लेकिन 1977 आप कहेंगे। यहां कह सकता है कांग्रेस को सीट नहीं मिली। यहां सर्वाधिक सीट मिलती है भारतीय लोकदल, 295 सीटें। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती, जैसा कि आप जानते हैं मोरारजी देसाई के नेतृत्व पर। लिखिए प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार, यानी पहली बार यहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बनती, लेकिन वही बात गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। और 7वीं लोकसभा के चुनाव फिर समय पूर्व हो गया। 7वीं लोकसभा चुनाव फिर छठी लोकसभा भंग हो जाती है। 7वीं लोकसभा के चुनाव ये 1980 में फिर से कांग्रेस है वो बहुमत में, और कांग्रेस को यहां पे 353 सीटें। फिर 8वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई। और इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी को बना दिया गया था प्रधानमंत्री, लेकिन इन्होंने क्या किया कि चुनाव करवाए। इन्होंने क्या किया? चुनाव करवाए। ठीक बात, दिसंबर 84 के अंदर चुनाव हुई, तो आप लिखिएगा 8वीं लोकसभा की। अक्टूबर में इंदिरा जी की डेथ हुई, अगले ही दिन किसे बनाया गया? राजीव गांधी को बना दिया गया।
पूर्व भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हुए और 8वीं के चुनाव करवाने का निश्चय पहले लिया कि हम पहले चुनाव करवा लें, क्योंकि लोगों की सद्भावना थी राजीव जी के साथ कि इंदिरा जी खत्म हुए, अभी भी हत्या कर दी गई। और इस चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस को सीटें भयंकर वाली होती 404 सीटें कांग्रेस को, यार भयंकर वाला सब। उसके बाद फिर 9वीं लोकसभा, ये कब हुए तो याद रखिएगा, 9वीं लोकसभा के चुनाव ये होते हैं 1982। और यहां पर जैसा कि अपन बात कर रहे थे, आपने देखा कि जैसे कि कर्नाटक के चुनाव हुए तब प्रयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस को भी समर्थन पूरा नहीं मिला। चुनाव होने के बाद बात कर रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद तो स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस को बहुमत क्या पता पूरा मिले, बीजेपी को क्या पता पूरा मिले कि नहीं मिले, जेडीएस को मिले कि नहीं मिले। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी वहां पे, हम असेंबली जिसे कह रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही सिस्टम 1982 के चुनाव में हुआ। और आप कह सकते हैं कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनी, यानी एक पार्टी के हाथ में कुछ, जैसे यहां कांग्रेस को सीट मिलती है 143, यहां जनता दल को सीट मिलती है 143 और भारतीय जनता पार्टी को 88। अब किसे बनाया जाए पीएम, तो आपको याद होगा 1989 में हमने पढ़ा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ये पीएम बनाया जाए। लेकिन वही बात है, कांग्रेस सरकार ने भारत से समर्थन दिया था, लेकिन गठबंधन का काम कैसे चल सकता, सिर को अगर कौन चले बिखर जाए। थोड़े दिनों बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा, विश्वास मत वगैरह की स्थिति यहां से आ गई। उसके बाद ठीक बात बनाई गई चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर की भी पार पड़ी नहीं, और पड़ी नहीं तो फिर 9वीं लोकसभा को भी समय से पूर्व भंग कर दिया गया और 10वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। कब करवाए गए 10वीं लोकसभा के चुनाव? भाई 9वीं लोकसभा 5 साल चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है, फिर प्रयोग विफल हो गया, वापस से क्या गठबंधन वाला मामला नहीं चलेगा। और ये चुनाव 1991 में होता है। यहाँ पे कांग्रेस जो है उसे 242 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को भी ठीक ठाक सीटें मिलती हैं, 120 सीटें मिलती हैं, और कांग्रेस की यहाँ सरकार बन जाती है नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, और 5 साल तक सिस्टम चलता है। इसके बाद में 11वीं लोकसभा, ये चुनाव कब होता है? 11वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1993 और यहाँ भी वही स्थिति बनती है, त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु का मतलब वही बात, बीजेपी बड़ा दल बन के सामने आता है, 161 सीटें बीजेपी की आती है। बात करें जनता दल 146 सीटें आती हैं, बात करें कांग्रेस 140 सीटें आती हैं। अब यहां पे समस्या होगी कि क्या किया जाए, पीएम किसे बनाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सरकार बनाते हैं कैसे भी जैसे करके, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाती, मात्र 13 दिन की सरकार, आपको पता होगा सबसे कम कार्यकाल वाली सरकार रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। यानी ये ऐसी लोकसभा थी जिसने 3 पीएम देखे थे। पहले बने अटल बिहारी वाजपेयी इस लोकसभा के दौरान ही, वाजपेयी जी की सरकार को त्यागपत्र लेना पड़ा 13 दिन में, फिर बनते हैं देवगौड़ा और फिर बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन वही बात है, चीजें लंबे टाइम तक टिकने वाली नहीं। फिर वही 12वीं लोकसभा के चुनाव, आपके हिसाब से तो 2001 में होने चाहिए, लेकिन नहीं, 12वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1998 में चुनाव हुए, फिर यहाँ पर बीजेपी बड़ा दल बन के आया और 182 सीटों के साथ में। आपको पता ही होगा यहाँ पे फिर सरकार बनती है किसकी, यहाँ सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन फिर यहाँ सरकार बनी, लेकिन इसी दौरान आपको बताइए कि वापस से वो स्थितियां बनती है, फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और 1 साल के अंदर ही 13वीं लोकसभा के चुनाव। और 13वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए ये 1999 में हुए और यहां भी बड़ा दल बीजेपी बन के आता है, 182 सीटें रही, कांग्रेस की 114 सीटें रही, और यहां पर एनडीए की सरकार, गठबंधन सरकार बनी, किसके नेतृत्व में? वाजपेयी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे आप कहते हैं। और ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लिख देता हूं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कौन सा गठबंधन? तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप क्या कह रहे हैं? एनडीए कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। और सरकार बनती है, 13वीं लोकसभा के चुनाव है। आगे आप क्या कहेंगे? इसके बाद होते हैं 14वीं लोकसभा के चुनाव। यहां भी स्पष्ट किसी को बहुमत मिलता नहीं है, कांग्रेस को 145 सीट, लेकिन यहां सरकार बनती है यूपीए सरकार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह जी सरकार में रहते हैं। कब हुए थे चुनाव? 2004। फिर मैंने कहा कि 15वीं लोकसभा, मैं आपसे पूछूं कि 15वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 2009 में। यहां वापस से कांग्रेस की सीटें फिर ज्यादा आती हैं, 206, बीजेपी की आती है 100 नहीं 116। फिर से यहां किसकी सरकार बनती है? यूपीए सरकार बनती है, मनमोहन सिंह जी उन्हें यहां पर पीएम बनते हैं। 16वीं लोकसभा में फिर बीजेपी को बहुमत मिलता है। 16वीं लोकसभा के चुनाव, समय है बदलता रहता है, पहले कांग्रेस का लगातार बहुमत आता रहा कितने सालों तक, बीजेपी का कितने दिन तक आता है, 16वीं लोकसभा के चुनाव लिखिएगा 2014, यहां बीजेपी के पास 282 सीटें आती हैं और कांग्रेस के पास आती हैं 44। इसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव होता है, कब हुए? 2019 में, और यहां बीजेपी को सीटें बढ़ती हैं, 303 हो जाती हैं और कांग्रेस की 52। और इसके बाद में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने 2024 में। क्या स्थितियां रहेंगी, अपना पेपर कब होगा वो तो देखेंगे, उस टाइम स्थितियों के अकॉर्डिंग वापस आपसे बातें करेंगे। तो आज के लिए काफी है, बाकी मिलते हैं जल्दी। और बाकी जो चुनाव से संबंधित, जैसे कितनी महिलाएं वर्तमान में सांसद हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, राजस्थान से एमएलए एमपी कौन कौन से हैं, इन सब की बातें अपन करंट का जब सेशन करें उस टाइम करेंगे। तो सामान्य